हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 आंकड़ों का संकलन करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैं बना चुका हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें आज हम अगली वीडियो के बारे में जानेंगे। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियाँ। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड दो विधियाँ की थी। इस वीडियो में हम तीसरी और चौथी विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी विधि हमारी है स्थानीय अक्षेत्रों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर देते हैं। वे अपने अपने तरीकों से सूचनाएं एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ताओं को भेज देते हैं। इस विधि में क्या है कि जो अनुसंधान करता है वो विभिन्न स्थानों पर अपने जो है संवाददाता या किसी एक निश्चित व्यक्ति को स्थापित कर देता है, जो वहाँ से आंकड़े इकट्ठे करके अनुसंधानकर्ता को भेज देता है। जैसे मान लीजिए हमारे गांव में जैसे नंबरदार हो गए, मेंबर्स हो गए, तो ये एक तरह से संवाददाता ही कहलाते हैं। इस विधि की उपयुक्तता क्या है? यह विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिसमें आंकड़ों के निरंतर संकलन की आवश्यकता हो। नंबर 2 है आंकड़े एकत्रित करने का क्षेत्र व्यापक हो, यानी जो आंकड़े एकत्रित करना है, जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा हो, वहाँ पे इस विधि का प्रयोग होगा। आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी आदि द्वारा किया जाना हो। जहाँ पे आंकड़ों का जो संकलन है वो रेडियो या टीवी या पत्र पत्रिकाओं से एकत्रित किया जाना हो, उसमें भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता न हो, जिसमें जो हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं या कोई जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं उसमें उसकी शुद्धता यानी उसकी शुद्धता कोई मायने नहीं रखती, मतलब इतनी कोई ज़रूरत नहीं हो। इस विधि के गुण। इस विधि के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मितव्ययता। इस विधि में समय, धन तथा परिश्रम की बचत होती है। यह कम खर्चीली प्रणाली है। इसमें जो है समय कम लगता है, धन कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है, और यह कम खर्चीली विधि है। विस्तृत क्षेत्र। इस विधि का क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि दूर दूर के स्थानों से लगातार सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये जो है इसका एक और गुण है कि विस्तृत क्षेत्र यह बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। निरंतरता। इस विधि द्वारा सूचनाएं निरंतर प्राप्त होती रहती है, यानी इसमें जो सूचनाएं हैं वो लगातार प्राप्त होती है। विशेष परिस्थितियों में उपयोगी। यह विधि विशेष परिस्थितियों में उपयोगी है। इसके द्वारा कृषि उत्पादकता, कीमतों के सूचकांक आदि का अनुमान अधिक उचित ढंग से लगाया जा सकता है। ये बहुत ही विशेष है, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं इस विधि के अवगुण। इस विधि के मुख्य अवगुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मौलिकता में कमी। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में मौलिकता नहीं होती, क्योंकि सूचनाएं देने वालों के साथ व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता। जो है इसमें जो आंकड़े हम प्राप्त करते हैं वो मौलिक नहीं होते, क्योंकि इसमें जो हमारे संवाददाता है वो व्यक्तियों से सीधा संपर्क नहीं करते, वे वैसे ही टीवी पत्रिकाओं द्वारा वे आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं। इसलिए इसमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो मौलिक नहीं होते। एकरूपता का अभाव। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में एकरूपता का अभाव पाया जाता है।
क्योंकि आंकड़े विभिन्न संवाददाताओं द्वारा इकट्ठे किया जाता है। इसमें जो है एक रूपता नहीं होती, क्योंकि अलग अलग संवाददाता अलग अलग आंकड़े इकट्ठा करते हैं, इसलिए इसमें एक रूपता की अभाव होता है। नंबर 3 है व्यक्तिगत पक्षपात। इस विधि में आंकड़ों के संकलन पर व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव पड़ता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात भी पाया जाता है। शुद्धता की कमी। इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता में कमी होती है। मैंने बताया कि जो ये आंकड़े होते हैं वो पत्र पत्रिकाओं या टीवी द्वारा भी इकट्ठे किए जाते हैं। इसमें व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जाता, इसलिए जो आंकड़े हम प्राप्त करते हैं उसमें शुद्धता की कमी पाई जाती है। संकलन में देरी। इस विधि द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति में देरी होती है, जो है कि किसी व्यक्ति ने पहले दे दिया है। इसमें बहुत से संवाददाताओं से आंकड़े एकत्रित करने में समय लग जाता है, इसलिए संकलन में देरी भी होती है। नंबर 4 प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। इस विधि में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार करता है। इस प्रश्नावली के आधार पर 2 प्रकार से सूचना एकत्रित की जा सकती है, जो निम्नलिखित है। जो है इस विधि में जो अनुसंधान करता है, पहले एक अनुसंधान करता जो हमारा उद्देश्य है उसको ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार करता है, मतलब उसमें प्रश्नावली बनाता है, प्रश्न बनाता है। और जो इससे जो हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं वो 2 तरीकों से कर सकते हैं, जो आगे है। नंबर 1 है डाक विधि। इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेज दी जाती है। प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं तथा सूचना देने वाले को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा भेजी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी। प्रश्नावली प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर लिखकर उसे अनुसंधानकर्ता को वापस भेज देता है। इसमें क्या है, जो हम प्रश्नावली बनाता है जो अनुसंधान करता है उसको डाक द्वारा व्यक्तियों के पास भेज देता है और उसके साथ एक पत्र भेजता है कि हम आपकी जानकारी को गुप्त रखेंगे, मतलब किसी को नहीं बताएंगे। और उद्देश्य बताता है कि जो ये आपको ये प्रश्नावली भेजी है किस उद्देश्य से भेजी गई है। और जो हमारा जो व्यक्ति है वो उसमें उन प्रश्नों के उत्तर को भरकर वापस उस प्रश्नावली को जो है अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। इसकी उपयुक्तता। इस विधि का उपयोग तब उपयुक्त होता है जब अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो। जब हमारा जो अनुसंधान यानी एक आंकड़े एकत्रित करने का जो क्षेत्र हो वो बहुत ही बड़ा हो। सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित हो। जो हमारा जिससे हमें सूचना प्राप्त करने हैं वो व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा हो, उसके लिए भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के गुण। इस विधि के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। मितव्ययिता यानी इस विधि में धन कम खर्च होता है और समय व परिश्रम की भी बचत होती है। इसमें जो है कम खर्च होता है, समय भी बचता है और मेहनत भी बच जाती है। मौलिक। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि सूचना स्वयं सूचकों द्वारा भेजी जाती है। इसमें जो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं वो सभी क्या होते हैं, मौलिक होते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमें जो चीज़ पूछनी है वो उसको स्वयं प्रश्नावली में उत्तर देकर हमारे पास भेजता है, इसीलिए जो आंकड़े होते हैं वो मौलिक होते हैं। फिर आता है विस्तृत क्षेत्र। इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, क्योंकि डाक विधि जो है वो कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं दूर दूर तक, यानी जो ये विधि है विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है। इस विधि के अवगुण। इस विधि के मुख्य अवगुण निम्नलिखित है। रहेगा उदासीनता। इस विधि का एक अवगुण यह है कि सूचना देने वाले अधिकतर व्यक्ति उदासीन के कारण प्रश्नावली को वापस ही भेज देते हैं, जो भरकर वापस भेजते भी हैं उनमें से अनेक अपूर्ण होती है। यानी क्या है कि हमने किसी के पास प्रश्नावली भेज दी तो वो उदासीन यानी उसको
उसको मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है या उसको कोई डर होता है कि क्या हमसे कोई हमारे प्राइवेट जानकारी ना पूछ ले, इसलिए वो क्या करते हैं उसको खाली ही वापस भेज देते हैं। और जो हमें भरकर भेजते हैं उसमें जो आधे प्रश्नों को वो भरते हैं और आधे को ऐसे ही छोड़कर भेज देते हैं। लोचशीलता का अभाव। इस विधि में लोचशीलता नहीं पाई जाती क्योंकि अपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर एक पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इसमें क्या है, लोचशीलता का भी अभाव पाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी प्रश्नावली अपूर्ण होती है, इसलिए हम उनसे बाद में पूरक जो बचे हुए प्रश्न होते हैं उनको नहीं पूछ सकते। सीमित उपयोग। इस विधि का उपयोग सीमित है। इस विधि का उपयोग सीमित है क्योंकि इसके अंतर्गत केवल शिक्षित व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित किया जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित नहीं किए जा सकते। इसमें केवल जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो आंकड़ों को भरकर हमारे पास भेज देते हैं, यानी उनसे आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। लेकिन जो अशिक्षित यानी अनपढ़ जो व्यक्ति होते हैं वो इस विधि का हम उसमें प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो प्रश्नावली के उत्तर नहीं दे सकते। पक्षपात। यदि सूचकों में पक्षपात की भावना होगी तो अशुद्ध सूचनाएं प्राप्त होगी। इसमें क्या होता है, पक्षपात की भी भावना पाई जाती है। शुद्धता की कमी। इस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता की मात्रा कम होती है क्योंकि कई बार प्रश्नावली सावधानी से तैयार नहीं की जाती या प्रश्नों की जटिलता के कारण उत्तर गलत दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रश्नावली होती है वो अच्छे तरीके से नहीं बनी होती और इसमें कई बार हम जटिल प्रश्नों का भी प्रयोग कर लेते हैं, जिस वजह से जो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं उनमें शुद्धता की कमी पाई जाती है। दूसरी है गणक विधि। इस विधि में अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है। इस प्रश्नावली को लेकर सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास गणक स्वयं जाते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली को जो गणक स्वयं सूचकों से प्रश्न पूछकर भरते हैं अनुसूचियां शेड्यूल्स कहा जाता है। अतएव इस विधि में गणक संबंधी व्यक्तियों से पूछताछ करके अनुसूचियों को स्वयं भरते हैं। गणक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो आंकड़े संकलन में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। इन गणकों को अनुसूचियां भरने के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे सही प्रश्न पूछे तथा अनुसूचियों को शुद्धतापूर्वक भर सकें। इस विधि में क्या है, जो अनुसंधान करता है वो एक प्रश्नावली तैयार कर गणकों को दे देता है। जो गणक होते हैं वो व्यक्तियों के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछकर भरते हैं। गणक वे व्यक्ति होते हैं जो अनुसंधानकर्ता की आंकड़े इकट्ठा करने में मदद करते हैं और इनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, यानी प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको व्यक्तियों से किस प्रकार बात करनी है, कैसे उनको पूछना है, कैसे इस प्रश्नावली को आपको भरना है। उपयुक्तता। यह विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिनके क्षेत्र विस्तृत हो, जहाँ पर क्षेत्र विस्तृत हो, जिनसे संबंधित गणक निपुण और निष्पक्ष है, वे अनुभवी और व्यवहार कुशल हैं। जिसमें जो है जो हमारे गणक होते हैं वो व्यवहार कुशल भी होते हैं, अनुभवी भी होते हैं, निष्पक्ष भी होते हैं। वहाँ पे भी इस विधि का प्रयोग होता है। गणकों को अपने क्षेत्र के सूचकों की भाषा, रीति रिवाज और स्वभाव का भली भांति परिचय हो। जहाँ पर जो गणक हैं उनको अपने जो सूचक हैं उनकी भाषा का भी, रीति रिवाज का भी और व्यवहार का भी पूरा पता होता है। गुण। इस विधि के मुख्य गुण निम्नलिखित है। विस्तृत क्षेत्र। इस विधि द्वारा काफ़ी विस्तृत क्षेत्र से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। उन व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त हो सकती है जो निरक्षर हो। इस विधि में क्या है कि बहुत बड़े क्षेत्र से भी सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ या निरक्षर है उस व्यक्ति से भी हम सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धता। इस विधि में
शुद्धता पाई जाती है, क्योंकि योग्य, प्रशिक्षित तथा अनुभवी गणकों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुसूचियाँ भरी जाती है। इसमें जो है वो हमारे जो गणक है वो व्यक्तिगत संपर्क करके व्यक्तियों से उनकी जानकारी को पूछकर उनसे भरते हैं, और जो हमारे जो प्रश्नावली को भरने वाले जो हमारे गणक होते हैं वो भी अनुभवी और एवं प्रशिक्षित होते हैं। व्यक्तिगत संपर्क। इस विधि में गणकों का सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क रहने के कारण जटिल प्रश्नों के शुद्ध और विश्वसनीय उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। इसमें जो है वो व्यक्तिगत संपर्क जो गणकों द्वारा किया जाता है उससे जो जटिल प्रश्नों के भी उत्तर हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। निष्पक्षता। इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ गणक पक्ष में तथा कुछ गणक विपक्ष में होते हैं। तो इसमें जो है निष्पक्षता यानी पक्षपात का भी कोई प्रभाव नहीं पाया जाता। पूर्णता। इस विधि में पूर्णता पाई जाती है, क्योंकि गणक द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही प्राप्त किए जाते हैं। इसमें जो है सारी प्रश्नावलियों को वो पूर्णतः भरते हैं, क्योंकि गणक उनसे सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही ले लेते हैं। फिर आता है हमारा अवगुण। इस विधि के मुख्य अवगुण निम्नलिखित है। खर्चीली। यह विधि अनुसंधान की सबसे खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षित गणकों का प्रयोग किया जाता है, जो ये इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो है खर्च होता है। गणकों की उपलब्धता। इस विधि का एक मुख्य अवगुण यह भी है कि योग्य गणकों की कमी होती है, इसलिए सही आंकड़े एकत्रित करना कठिन हो जाता है। इसमें जो है हमारे पास गणकों की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती, और जो होते हैं उनमें से कुछ प्रशिक्षित होते हैं और उसमें से कुछ अप्रशिक्षित भी पाए जाते हैं, जिससे आंकड़ों में जो है हमारे आंकड़े एकत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अधिक समय। इस विधि में गणकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण में अधिक समय लगता है, इसलिए आंकड़ों के संकलन में भी देरी होती है। यही होता है कि भाई पहले गणकों को एकत्रित किया जाता है, फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद जो है हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिससे आंकड़ों में भी जो हम आंकड़े एकत्रित करने में भी जो हमारा टाइम जो है अधिक लग जाता है। निजी अनुसंधानों के लिए अनुपयुक्त। इस विधि द्वारा आंकड़े संकलित करने का खर्च बहुत अधिक होता है, इसीलिए यह विधि निजी अनुसंधानों के लिए अनुपयुक्त है। यह विधि सरकार के लिए उपयुक्त है। इस विधि में जो है कि जो ये विधि हम जो यूज़ करते हैं इसका प्रयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। निजी कार्यों के लिए, निजी जो अनुसंधान करता है या निजी कोई कंपनी या संस्था होती है वो इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। पक्षपात। यदि गणक पक्षपात पूर्ण हुए तो आंकड़ों में शुद्धता नहीं रहेगी। यदि कोई गणक पक्षपाती होता है तो जो आंकड़ों की जो शुद्धता है वो कम हो जाती है। तो फिर आता है हमारा टॉपिक प्रश्नावली एवं अनुसूचियों का निर्माण तथा उनके गुण। जो हम प्रश्नावली हम बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में। प्रश्नावली तथा अनुसूचियों के निर्माण का प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में एक विशेष महत्व है। प्रश्नावली तथा अनुसूचियों में बिल्कुल एक जैसे प्रश्न होते हैं। इन दोनों में केवल अंतर यह है कि प्रश्नावली में सभी सूचनाएं सूचकों द्वारा स्वयं लिखी जाती है। इसके विपरीत अनुसूचियों को गणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरा जाता है। इस विधि की सफलता प्रश्न की श्रेष्ठता पर निर्भर करती है। जो हमारी प्रश्नावली होती है वो जो है सूचकों द्वारा स्वयं भरी जाती है, और जो हमारी अनुसूचियाँ जो होती है वो गणकों द्वारा सूचकों से पूछकर भरी जाती है। बस यही इसमें अंतर होता है। अब जो है अच्छी प्रश्नावली के गुण के बारे में हम जानेंगे। एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 है प्रश्नों की कमी। प्रश्नावली के प्रश्नों की
संख्या अनुसंधान के अक्षेत्र के अनुसार होनी चाहिए, परंतु जहाँ तक संभव हो इनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। इसमें जो है सबसे पहले कि प्रश्नों की जो संख्या है वो कम से कम होनी चाहिए। सरलता, प्रश्नों की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न छोटे होने चाहिए। प्रश्न लंबे तथा जटिल नहीं होने चाहिए। इसमें जो है जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो आसान एवं सरल होने चाहिए। इसमें जो है गणितीय प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए। ठीक है। प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्न का एक उचित तथा तर्कपूर्ण क्रम होना चाहिए। जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनका एक उचित क्रम भी होना चाहिए। मान लो हम उसकी डिटेल पूछ ले, पहले उसका नाम, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, ऐसे उसका एक क्रम होना चाहिए। अनुसूचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जो सूचना देने वाले के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। यदि हम कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए तो हमें ऐसे प्रश्नों को भी प्रश्नावली एवं अनुसूची में नहीं रखना चाहिए। मतभेद रहित प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर बिना पक्षपात के दिया जा सके। इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिनसे किसी प्रकार के मतभेद की संभावना हो। जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए जिसमें कोई मतभेद उत्पन्न हो। प्रतिगणना, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनमें उत्तर देने वाले को किसी प्रकार की गणना करनी पड़े। गणना का कार्य अनुसंधानकर्ता को स्वयं करना चाहिए। निर्देश, प्रश्नावली को भरने के लिए उसमें स्पष्ट तथा निश्चित निर्देश देने चाहिए। उसे भरने से पहले हमें कुछ निर्देश भी देने चाहिए। सत्यता की जांच, प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनसे उत्तरों की सत्यता की जांच की जा सके। इसमें हमें ऐसे प्रश्नों को भी रखना चाहिए जिससे हम जो उन्होंने बाकी जो उत्तर दिए उनकी हम जांच कर सकें। हमारे प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियाँ समाप्त होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, जिसमें हम द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी या कोई किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।